नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। आईटीबीपी के अफसरों पर मुकदमा किया गया दर्ज। व्यापारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। पूर्व कमांडेंट, 2 दरोगा, 3 बड़े व्यापारियों पर आरोप है। खाद्य सामग्री की आपूर्ति में करीब 70 लाख के घोटाले का आरोप लगाया गया है। तो सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां आईटीबीपी के अफसरों पर कार्रवाई की गई है। खाद्य सामग्री की आपूर्ति में तकरीबन 70 लाख के घोटाले का आरोप लगाया गया है। देहरादून से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, जहां आईटीबीपी के अफसरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अफसरों के अलावा व्यापारियों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद कार्रवाई शुरू की गई है। तो सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां आईटीबीपी के अफसरों पर मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो व्यापारी हैं उन पर भी 70 लाख के घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद शुरू की गई है। तो व्यापारियों पर भी मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। देहरादून से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पूर्व कमांडेंट, 2 दरोगा और 3 बड़े व्यापारियों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनके ऊपर 70 लाख के घोटाले का आरोप लगाया गया है। गृह मंत्रालय से जो आदेश मिली है, उसके बाद सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटीबीपी के अफसरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अफसरों के अलावा इस घोटाले में व्यापारियों का भी नाम शामिल किया गया है, जिनके ऊपर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने एक्शन लेते हुए इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिन पर 70 लाख के घोटाले का आरोप लगाया गया है। देहरादून से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है, जहां सीबीआई ने एक्शन लेते हुए आईटीबीपी के अधिकारियों सहित व्यापारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें पूर्व कमांडेंट, 2 दरोगा और 3 बड़े व्यापारियों के नाम शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से जुड़ गए हैं। तुषार, आईटीबी पर तैनात अफसरों पर सीबीआई ने जो है बड़ी कार्रवाई की है, क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात की जाए इन कमांडेंट की, जो 2017 से लेकर 2019 है, इन पे कई गंभीर आरोप लगे हैं। और साथ साथ जो 2 दरोगा हैं, ये भी इसमें शामिल थे। और साथ साथ जो 3 बड़े कारोबारी हैं, वो भी इसमें शामिल थे। इन्होंने तीनों ने जो जितने भी ये लोग थे, इन्होंने मिलकर जो बहुत बड़ा घोटाला किया है। करीब 70 लाख का ये पूरा घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें राशन को लेकर जो ओवर रेटिंग की गई है। साथ साथ कई जो सामग्री है, उसके जो रेट हैं वो कई अत्यधिक दिखाए गए हैं बिल्स में, जिसके बाद ये पूरा टोटल अगर बात की जाए तो 70 लाख का है। आंतरिक जांच हुई थी इसमें, जिसके बाद जो नॉर्दर्न के जो आईजी हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय से परमिशन मांगी थी कि इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और जिसके बाद जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने अनुमति दे दी है। और जिसके बाद जो आज जो मौजूदा अभी कमांडेंट है, उन्होंने जो देहरादून की शाखा है सीबीआई, वहां पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। जिसके बाद सीबीआई ने कहा जा सकता है जो जांच है वो शुरू कर दी है। और अगर इन कमांडेंट की बात की जाए, जो अभी जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, उन पर पहले भी सीबीआई जांच बैठ चुकी है। चमोली जिले में अगर बात की जाए तो वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वहां पर केरोसिन को लेकर उन पर कई आरोप लगे थे। और 2 दरोगा जो इसमें भी शामिल है, वो भी वहां पर तत्कालीन थे। तो ऐसे ना कई जो चार्जशीट थी वो सीबीआई ने उस वक्त भी दे दी थी। लेकिन दोबारा 70 लाख के घोटाले का आरोप लगाया गया है। अभी आरोपी जो जितने भी अफसर पर ये आरोप लगाए गए हैं, उनके तरफ से क्या बयान सामने आए हैं? देखिए, आईटीबीपी का मामला है। ऐसे में जो जांच चलती है वो ज्यादातर
अंतरिक्ष चलती है और साथ साथ जो सीबीआई तौर पर चलती है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर बात की जाए, जो उस वक्त तत्कालीन कमांडेंट थे वो अभी बिहार में पोस्टिंग है उनकी, और जो दो दरोगा हैं वो अलग अलग स्थानों पर हैं। ऐसे में जो बातचीत है उनकी तरफ से कोई अभी इसके सामने जो बयान है वो सामने नहीं आया है, लेकिन सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। जल्द ही ये देखा जा सकता है इनके सामने जो चार्जशीट है वो भी पेश की जा सकती है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरह के जो जांच के आदेश मिले थे, जिसके बाद जो मौजूदा अभी कमांडेंट है उन्होंने जो सीबीआई को जो मुकदमा है वो दर्ज करा दिया है और जल्द इन आरोपियों पे कोई कार्रवाई हो सकती है। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? देखिए, इसमें एक कमांडेंट है, 2 दरोगा हैं और साथ साथ 3 बड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं। जो राशन और साथ साथ मीट, जो अंडे हैं, इनका जो कारोबार करते हैं और बड़े पैमाने में करते हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जो कमांडेंट है उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। फिलहाल जो जांच है वो चल रही है और ये पहला मामला नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया कि चमोली जिले में इन पर भी कई आरोप लगे थे। इन्होंने केरोसिन को लेकर बड़ा घपला किया था, जिसमें जो सीबीआई है उन्होंने जो चार्जशीट है वो भी जमा कर दी थी। लेकिन फिलहाल दोबारा से ये इन पर आरोप लगे हैं, जिसके बाद जो आईटीबीपी के जितने भी अफसर हैं, साथ साथ जो दरोगा हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन पे हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से सीबीआई ने अब उनकी तरफ से जांच शुरू कर दी है, कहीं ना कहीं जो और भी लोग इसमें आ सकते हैं उनके अंदर जो हड़कंप है वो देखने को मिल रही है। पहले भी इस तरह के वारदात सामने आते रहे और एक बार फिर से जो ऐसी घटना सामने आई, तो कानूनी तौर पर अब क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, अभी फिलहाल जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। अभी आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई अपने स्तर पे जो जांच है वो करेगी और उसके बाद अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो इन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। इनकी जो ड्यूटी है उन्हें रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है, उन्हें निकाल भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सीबीआई जांच है वो शुरू हो चुकी है और जल्द ही इन पर कार्रवाई और गाज गिर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड को लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, जिस कारण उत्तराखंड के उन मुद्दों को भी हल किया जा रहा है जो सालों से लंबित पड़े हुए हैं। अपने कामों की तारीफ करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड की जनता के लिए तमाम विकास काम किए गए, तो अभी भी लगातार जारी है। वहीं उन्होंने ये भी माना कि उत्तराखंड के विकास में मुख्यतः रोड और यातायात बेहतर होता दिख रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड में सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास हमेशा उसकी मांग ये बनी रहेगी। लेकिन अगर हम देखें जो बेसिक जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सबसे पहली चीज़ है रोड्स, सड़कें अच्छी हों, यातायात की सुविधा बेहतर हो। तो उसमें रेल आ गया, हवाई कनेक्टिविटी आ गई और हमारे राज्य में तो हेलीकॉप्टर सेवा भी एक अच्छा व्यवसाय बना है और अच्छी सुविधा आज जो राज्य या राज्य के बाहर के जो लोग हैं उनको दे रहा है। और नैनीताल के बैल पोखरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। विभिन्न विभागों के शिविरों में दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी और कई लोगों को योजनाओं से भी जोड़ा गया। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम को स्थापना दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री धामी को जल विद्युत निगम प्रबंध निदेशक ने 20 करोड़ 10 लाख के लाभांश का चेक सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल के नए कॉर्पोरेट भवन का भी लोकार्पण किया। और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयोजित हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के चेक वितरित किए।
और देहरादून में बीते कई महीनों से चल रहे स्मार्ट सिटी का काम तकरीबन अंतिम चरण में है। हालांकि अभी भी ऐसे कई कार्य बचे हुए हैं जिन पर काम चल रहा है। खासकर फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर इन दिनों शहर के अलग अलग क्षेत्र में काम चल रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस गति से देहरादून में आयोजित समिट के दौरान कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा। कई ऐसे कार्य हैं जिन पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी सोनिका ने सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करने की बात कही। सोनिका ने कहा कि अभी जो कार्य बचे हुए हैं वह गतिमान है और जल्द ही सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। मैं हमेशा ही बताती हूँ कि हमारे कार्य जो हैं ऑलमोस्ट अब फिनिशिंग स्टेज में है। जो रोड का कार्य जो बहुत समय से रुका हुआ था वो अब फाइनल स्टेज में दिख भी रहा है कार्य स्थल पे। और इसके अलावा हमारी जो ग्रीन बिल्डिंग का कार्य है वो भी शुरू हो गया है और उसमें जो कुछ ऑल्टरेशंस थी उसके ऊपर अभी चीफ सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में बैठक होनी है। और कैंसर जैसी बीमारियां अक्सर लोगों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। वहीं उत्तराखंड में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो कैंसर के इलाज में विशेषकृत साबित हो, जिसको ध्यान में रखते हुए दून अस्पताल में कैंसर रजिस्ट्री केंद्र खोला गया है। इस केंद्र में उन तमाम कैंसर के मरीजों की जीवन शैली पर अनुसंधान किया जाएगा और यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किन कारणों से कैंसर ने उन्हें अपना शिकार बनाया। ऑन्कोलॉजी विभाग है, रेडियोथेरेपी विभाग है, वो पिछले कई सालों से यहाँ कार्य कर रहा है। अभी यहाँ कैंसर रजिस्ट्री ऑफिस खोला गया है जो कि पूरे उत्तराखंड के एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होने के नाते मरीज यहाँ आते हैं। उन मरीजों की सारी जानकारी, उनके बचपन से लेकर अब तक क्या उनका आदत रही है, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग है, चूल्हा स्मोक है, या कोई ऐसा एक्सपोजर जो कैंसर कर सकता है, वो सारी जानकारी जुटाई जाएगी। उसमें बाकी क्लिनिकल और बाकी जो हमारे जांच वाले पैरामीटर्स होते हैं उनकी जानकारी भी पूरी तरह जुटाई जाएगी। तो इससे एक हम लोग के पास डेटाबेस बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं कांग्रेस भी जल्द ही सैनिक सम्मेलन कराने की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर भाजपा कांग्रेस पर तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ ने कांग्रेस की यात्रा पर हमलावर होते हुए कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कदम ताल करती है, जबकि उनके पास नेताओं कार्यकर्ताओं की भी कमी है और जो नेता कांग्रेस के पास में है वो गुटबंदी करने लगे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सैनिकों को सम्मान करना है, ना कि भाजपा की तरह झूठ परोसना। कांग्रेस जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं या चुनाव की चर्चा होती है वो 2-4 दिन कदम ताल कर लेती है दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं। उससे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, नेताओं की भी कमी है और जो नेता उनके पास हैं वो आपस में ही गुटबंदियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है जो लगातार हम संपर्क और प्रवास करते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है, पदाधिकारी करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास योजनाएं देश में और प्रदेश में चल रही हैं उनको हमारा कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाने का काम करता है। खबर देहरादून से है, जहां रिलायंस शोरूम लूट प्रकरण में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घटना में शामिल 2 लाख के इनामी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर दून लाया गया। आपको बता दें कि प्रिंस कुमार हत्या के प्रचार, डकैती के गंभीर अपराधों में शामिल है। इसके साथ ही बिहार जेल से यह संचालित डकैती गिरोह का मुख्य सदस्य भी है। गौरतलब है कि अभी तक रिलायंस ज्वेलरी लूट मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिलायंस शोरूम के जो डकैती पड़ी थी इसमें ये 10वीं गिरफ्तारी है और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये तीसरा मेन अभियुक्त था जो घटनास्थल पर मेन घटना कारित करने में शामिल था। अन्य 7 लोग जो भी गिरफ्तार हुए थे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद करने में, लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने में गिरफ्तार हुए थे। तो प्रिंस की गिरफ्तारी बिहार उपरांत जिसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया यहाँ पर, और जो उससे जानकारी की गई उसमें यही पता चला कि 4 अभियुक्त जो इसके साथ में थे वो बिहार से कार द्वारा चले थे और अम्बाला में उन्होंने गाड़ी चेंज करी। अम्बाला के बाद वो विभिन्न रास्तों से मोटरसाइकिल जो वाहन लूट के अरेंज किए गए थे, चोरी के अरेंज किए गए थे, उनके माध्यम से ये हरिद्वार के गेस्ट हाउस में पहुंचे और वहां के बाद
कुछ लोग अलग चले गए, 2 लोग वहाँ रुके थे। और घटना से पूर्व एक दिन पहले रात्रि में ये सभी 4 लोग इकट्ठा होकर और अलग अलग वाहनों से यहाँ घटना कारित करने आए थे। चूँकि पूर्व में 1 महीना पहले सहसपुर के क्षेत्र में रुककर यहाँ पर इनकी टीम में की और 1-2 जो लोग थे उनके द्वारा रेकी की गई। साथ में ये भी आकर रुककर शहरों में 1-1.5 महीने पहले घूमकर देखकर सभी चीज़ों की रेकी करने के उपरांत इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया था। वहीं खबर देहरादून से है, जहां ढालवाला से लापता हुई महिला का जला शव जंगल में बरामद हुआ। पुलिस और एसडीआरएफ ने ऋषिकेश देहरादून रोड पर वन विभाग चौकी के पास से शव को बरामद किया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को इसकी सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सीओ ने बताया कि आग लगाकर आत्महत्या का केस लग रहा है। प्रेम प्रसंग का भी मामला समझ में आ रहा है। बाकी सही और सटीक जानकारी आगे की जांच के बाद ही मालूम हो गई। वहीं युवती के मामा गजेंद्र कंडियाल ने पुलिस से अपील की है कि जिस युवक से बबीता का प्रेम प्रसंग था उसे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी भांजे का मामला 4 तारीख से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वो आज 14वें दिन में इसकी डेड बॉडी मिल चुकी है। और हम आगे पुलिस प्रशासन से भी यही अनुरोध करेंगे कि जो ये प्रेम प्रसंग का मामला है और जिस लड़के के साथ ये चल रहा था, हम आपके चैनल के माध्यम से जो है पुलिस प्रशासन से भी यही अनुरोध करेंगे कि उस लड़के को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसके विरुद्ध जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिनांक 4 तारीख को हमारे यहाँ से ढालवाला से लड़की ढालवाला की रहने वाली है। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, तो हमारे यहाँ थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी। तो लगातार हमारी पुलिस की टीम इसकी लोकेशन वगैरह निकाल के और जो भी हमें लग रहा था कि क्या हो सकता है, तो वो फुटेज वगैरह हम लोगों ने इसकी लगातार देखी। तो लास्ट लोकेशन इसकी यहीं ढालवाला के पास की आ रही थी, तो हमने वहाँ सर्च वगैरह किया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद जो फुटेज में ये 4 तारीख को देखी गई है लास्ट, ये ऋषिकेश जो जंगलात की चौकी है इसके पास जो फ्लाईओवर है यहाँ पे इसकी लोकेशन आई है। तो ये फुटेज में देखे जाने के बाद हमने इस नियरेस्ट जो क्षेत्र है यहाँ पे कॉम्बिंग वगैरह करवाई। तो कल भी और आज भी हमने अलग अलग एरिया में लगभग 30-32 लोगों की टीम बना के कॉम्बिंग करवाई। तो आज इसकी यहाँ पे बॉडी मिली है। बढ़ते आगे, रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के शिवगंगा ग्रीन सिटी कॉलोनी में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। मकान मालिक के अनुसार चोरों ने लाखों की ज्वेलरी और घर में रखी 10,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। इतना ही नहीं, अज्ञात चोर घर से बच्चों के कपड़े तक चुरा कर ले गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। 1:57-58 के बीच में घर से निकली हूँ बच्चों को लेने के लिए मोनफोर्ड। जैसे ही मैं घर से निकली, मेरे यहाँ ब्लू कलर की गाड़ी आई, हरियाणा नंबर था गाड़ी का, मुड़ी और एकदम आगे चली गई। आगे जाके मेरे घर के पास ही चौराहा पड़ता है एक, उस चौराहे पे जाके उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी में से लड़का उतरा है, ब्लैक कलर का वो पहन रखी थी उसने शर्ट, और उसको उतरने के बाद में गाड़ी को जैसे मतलब ये क्या देख लेते कि हवा है या क्या है, ऐसे चेक किया। मैंने सोचा शायद ऐसे ही हमारे बराबर में किराए पे रहते हैं लोग, कि मैंने कहा इनके यहाँ पे बच्चे आए होंगे, इनके यहाँ पे डेली गाड़ी आती रहती है, कभी हरियाणा की कभी कहीं की, उनके यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो जब मैं आगे निकल गई, मैंने कुछ नहीं देखा पीछे। उसके बाद में सर जैसे ही मैं निकली, उसके बाद में इतना मैं आई 20-25 मिनट मुझे लगी आने में मोनफोर्ड स्कूल से अपने बच्चों को लेके, बेटे को लेके। मैं जैसे घर आई, आके देखा कि मेरे को ताला टूटा हुआ और घर खुला हुआ मिला। उसके बाद में मेरे को मेरे ड्राइंग रूम में एक पर्स मिला। फिर मैं समझ गई कि मेरे घर में चोरी हुई। मेरे सामने कमरे पे नजर पड़ी, मेरा सब कुछ सामान निकला पड़ा था सर। उसके बाद में मैंने अंदर देखा, सब अलमारी वगैरह सब चीज फाड़। मेरा कम से कम 6-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ज्यादा ही है सर, कम नहीं, 10,000 रुपए कैश नगद था मेरे घर में। वैष्णो देवी जाने की तैयारी थी, मेरे बच्चों के कपड़े तक भी नहीं छोटे सर। और खबर देहरादून से है, जहां जाम से निजात दिलाने के लिए विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। जहां एक और जिला पुलिस की तरफ से फुटपाथ पर लगी रेडी ठेलियों को हटाया जा रहा है, तो वहीं एमडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर में रेडी लगाने वालों को प्लेन के तहत वेटिंग जोन बनाए गए हैं, जहां पर फुटपाथ विक्रेता अपने छोटे छोटे उद्योगों को चला सकेंगे। गौरतलब है कि दिसंबर महीने में हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान शहर में वाहन संचालन की स्थिति बेहतर रही है। लोगों को जाम से छुटकारा मिला है। इसी को ध्यान में रखकर वेटिंग जोन तैयार किया गया है। वेंडिंग जोन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किए गए हैं और वेंडिंग जोन वो आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो वेंडिंग जोन का जो धारणा है वो इसी पर है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही इनको व्यवस्थित किया जाए
ताकि ट्रैफिक की या दूसरी तरह की दिक्कतें ना आए। चलिए अब रुख करते हैं हरिद्वार का, जहां धामी सरकार का एक्शन सियासी सुर्खियां बना हुआ है। वजह है शत्रु संपत्ति। दरअसल शत्रु संपत्ति को लेकर विजिलेंस के पीसीएस अधिकारी के साथ साथ 28 लोगों पर जमीन को खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगे हैं। इसी को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के दौरान बीजेपी और धामी सरकार ने एक वादा किया था कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। इसी कड़ी में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन भी ले रहे हैं। बीजेपी तो यही दावा कर रही है। बकायदा अब इस कड़ी में एक और एक्शन सियासी संग्राम की वजह बना है। जानते हैं क्या? दरअसल हरिद्वार में पीसीएस अधिकारी के साथ साथ 28 लोगों पर विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है, जिससे पूरे धर्मनगरी हरिद्वार से लेकर देहरादून तक में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में सियासत भी उफान मार रही है। विपक्ष जहां सरकार पर आरोप लगाते हुए एक्शन की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं मामले में सरकार इस कार्रवाई के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है, जिसके बाद सर्दी के मौसम में सियासत गर्म हो गई है। पहली बार इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो, या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को किया है और भविष्य में और भी करेंगे। आपको बता दें कि ये मामला आज से करीब 17 साल पहले यानी 2004 का है, जो शत्रु संपत्ति से जुड़ा है। दरअसल आरोप यह है कि कुछ अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर्स मिलकर शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे थे। लोग लगातार इसकी शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन 17 साल गुजर गए। 17 साल तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आखिर में जब इस मामले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की गई, तो शासन प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच की शुरुआत की गई। और इस मामले में एक पीसीएस अधिकारी के साथ साथ 28 लोगों के नाम सामने आए। फिर क्या था? मामले में एक्शन लेते हुए प्रशासन ने सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, जिसमें 3 पटवारी के साथ साथ 3 सब रजिस्ट्रार शामिल हैं। शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का मामला एक बार फिर सामने आया है, जब 2004 का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें अगर हम बात करें हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र, जो जौलापुर का कोतवाली क्षेत्र है, वहाँ पर ईदगाह रोड पर जितनी भी शत्रु संपत्तियाँ थी उनको कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द करने का ये मामला यहाँ पर सामने आया है। ईदगाह रोड पर ये पूरी ज़मीन यहाँ पर थी, जिसमें जो कुछ लोग बंटवारे के दौरान पाकिस्तान या किसी अन्य जो देश है वहाँ पर चले गए थे, जिसके बाद ये शत्रु संपत्तियों को अब 2004 में अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ लोगों को ने इसको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास यहाँ पर किया है। वहीं इस एक्शन की गूंज देहरादून के सियासी गलियारों में भी महसूस हो रही है। विपक्ष इस कार्रवाई को सिर्फ सियासी ढोंग बता रहा है। दिल के फफोले जल गए सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिन लोगों को उस प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए वहां पर अपॉइंट किया था, जिन लोगों का काम था अवैध कब्जे हटाना, जिन लोगों का काम था वहां की भूमि संरक्षित करना, सरकारी भूमि की देखरेख करना, वही लोग संलिप्त थे इस शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में। तमाम अधिकारी कर्मचारी जिनका नंबर आ रहा है या जिनका नाम आज समाचार पत्रों में छपा हुआ है, उसको देखकर तो लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस प्रदेश को चला रही है, वरना मंत्रियों ने, विधायकों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है इस उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने में। बहरहाल एक्शन पर सियासी रिएक्शन संकेत दे रहा है कि इस तरह की कार्रवाई सियासी हलचल के साथ साथ आवाम के भरोसे को भी जगाने का काम करती है। मगर हकीकत तो ये भी है कि इस तरह के मामले सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं है। जरूरत है समूचे उत्तराखंड में
एक अभियान चलाने की। ऐसे में सीएम धामी कब लेंगे ये वाला एक्शन, देखना बाकी होगा। जिस प्रकार से शत्रु संपत्ति का खुद करने का मामला सामने आया, तो ऐसे में सीधे तौर पर सवाल निशान प्रशासन के उन अधिकारियों पर भी उठने लगे जिनके हवाले संपत्ति होती है, जिनके संरक्षण में काम यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन जब ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, तो सीधे तौर पर राजनीति भी तेज होने लगी है। ऐसे में देखना ये होगा कि धामी सरकार कैसे इस मामले से निपटती है और दोषियों को क्या कुछ सजा मिल पाती है। कैमरामैन नसुन्ना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।